देखो बच्चों सुनो, इधर एक क्वेश्चन कि ये बीच में एक एसपीएम है, ध्यान दीजिए, ये बीच में एक एसपी, ठीक है, एसपीएम के एक साइड 0.1 एम K4 FeCl6 है। देखिए इस साइड 0.1 एम K4 FeCl6, ये साइड A है, इधर 0.1 एम FeCl3। तो बच्चों ये कहता है कि पर्शियन ब्लू विल फॉर्म ऑन विच साइड ऑफ एसपीएम। आपको अगर याद हो तो आपने जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी तो इन दोनों की रिएक्शन से, देखो K4 FeCl6 और FeCl3, इन दोनों की रिएक्शन से हमने क्या बनाया था, देखो हमने ऐसे किया था, ये आपस में प्लस माइनस और ये प्लस माइनस ऐसे कंबाइन हुए थे और कंबाइन होकर इन्होंने ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बनाया था पर्शियन ब्लू, ठीक है। तो ये कहता है कि पर्शियन ब्लू किस साइड बनेगा। तो बच्चों एक बात सुनो, पर्शियन ब्लू बनने के लिए या तो ये इधर से इधर जाए, मतलब K4 FeCl6 इधर से इधर जाए, या FeCl3 इधर आए। लेकिन हमने ये सीखा है कि जब भी अपन ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो ऑस्मोसिस में सोल्यूट कभी भी मूव नहीं करता। मूव कौन करता है? सिर्फ सॉल्वेंट करता है। तो ना तो ये इधर से इधर जाएगा, ना ये इधर से इधर जाएगा। जब सोल्यूट मूव करेगा ही नहीं तो बच्चों K4 FeCl6 और इनके बीच में ये रिएक्शन भी नहीं होगी, और जब रिएक्शन भी नहीं होगी तो पर्शियन ब्लू किसी साइड नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? कल ही हमने बोला था कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट कभी भी मूव नहीं करता। तो जब सॉल्यूट मूव ही नहीं करेगा तो किधर बनेगा? हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि बताओ किधर वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो देखो बच्चों सुनो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें टोटल लाइन देखो 5 मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए, 4 पोटेशियम और एक ही। तो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.5 है। इसमें 4 मिल रहे हैं, इसकी कंसेंट्रेशन होगी 0.4 है, होगी। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.5 एम है, इसकी 0.4 एम है। तो ध्यान दीजिए इधर कॉन्सेंट्रेशन लो, इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई। ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर जो मूव करके आएगा वो कौन आएगा? वो सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल? वो सिर्फ और सिर्फ आपके आएंगे, ठीक है ना। अगर मूव करके किसी को आना है तो वो कौन आएंगे? मॉलिक्यूल, बाकी कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ऑस्मोसिस में कि इस टाइप का कलर किधर डेवलप होगा, तो बच्चों सॉल्यूट मूव करता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही क्या होगा? किधर ही नहीं बनेगा, मूव हमेशा सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट का मूवमेंट अपन बता सकते हैं कि किस तरफ हुआ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखो एक ये पाई और सी के बीच में, स्मॉल सी के बीच में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में ये कह रहा है, इस ग्राफ का स्लोप दिया हुआ आपको 4.65 इंटू 10 की पावर -3, वो भी कब? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो कहता है कि जो भी सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं अपन, देखिए सुनिए। सबसे पहले हमारी इक्वेशन है पाई बी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। तो हम
मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या आ गया, y इक्वल्स टू सी आर। ये जो फॉर्मूले में जो कैपिटल सी है वो देखो क्या है, वो है मोल पर लीटर। ध्यान दीजिए, ऊपर मोल है, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर मोल है, नीचे वॉल्यूम है। और इस क्वेश्चन में जो सी दी हुई है वो ग्राम पर एमएल है। जो सी स्मॉल दे रखी है इसमें, वो किसमें है, ग्राम पर एमएल। समझ पा रहे हो डिफरेंस? मोल पर लीटर वो फॉर्मूला में, और जो क्वेश्चन में दी है वो ग्राम पर एमएल है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज लेना है तो पहले ग्राम पर एमएल को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सुनो, ये ग्राम है, ये एमएल है। तो ग्राम से मोल कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम को किससे डिवाइड लगा दें कि वो मोल में कन्वर्ट जाए, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। देखो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कन्वर्ट हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया ग्राम मोल के अंदर, ठीक है। और ये आपका, इसको आप ऐसे समझ लो, देखो अगर आप वैसे नहीं समझ पाते तो ऐसे करो, देखो 1 ml solution contains, है ना, C ग्राम, ऐसा कह सकते हैं। इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल c ग्राम पर ml। तो बताओ 1000 ml सोल्यूशन कंटेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब ये ग्राम आ गया, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सी चाहिए, आपको किसमें, मोल पर लीटर में। तो क्या करेंगे, 1000 सी डिवाइडेड बाई एम। वापिस सुन लो जो किया क्या मैंने, ध्यान दीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में पाई और सी के बीच में ग्राफ है। ये जो सी है वो ग्राम पर एमएल में, स्लोप गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है 5 इक्वल्स टू एनआरटी, या v को इधर लाया तो n बाई वी, तो ये CRT हो गया। तो बच्चों यहाँ जो ये C है ये मोल पर लीटर है, और यहाँ पर ग्राम पर एमएल है। तो इस C को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस C को पहले आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद ही आपकी क्या होगी, सोल्व होगी प्रॉब्लम। तो C ग्राम पर एमएल का मतलब 1 ml सोल्यूशन में C ग्राम हो गया, C ग्राम पर एमएल, इसका मीनिंग यही हुआ कि 1 ml सोल्यूशन में, भाई जैसे आपसे कोई ये कहे, तो ये लिखा हुआ है 100 रुपीज पर केजी, इसका मतलब 1 केजी के 100 रुपीज। तो ये लिखा हुआ है कि C ग्राम पर एमएल, यानी 1 ml में C ग्राम, तो 1000 ml में 1000 C ग्राम। अब मोल पर लीटर निकालना है तो ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करनी। ये मेरे पास कैपिटल सी आ गया। अब इस कैपिटल सी की वैल्यू यहां रख लेते हैं। तो देखो पाई इक्वल्स टू 1000 सी हो गया, और ये आ गया आपका आरटी। यहां से देखिए हमें ग्राफ बनाना है पाई और सी के बीच में बनाना है, तो इसके बीच में बनाना है। तो बोलो स्लोप क्या रहेगी, 1000 आपका RT डिवाइडेड बाई MW, ठीक है। ये Y हो गया, ये C X हो गया, तो बाकी जो बच गया वो M हो गया। ये आपका स्लोप आ गया, वो स्लोप किसका गिवन है 4.65 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, R आप जानते हो और टेम्परेचर आपको पता है, गिवन है क्वेश्चन में, तो ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। फॉर्मूले में क्या है, मोल पर लीटर, और गिवन जो है वो ग्राम पर ml है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें बच्चों पहले ग्राम पर ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल पर लीटर के अंदर। ऐसा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप इसको। नोट्स में है ये क्वेश्चन बच्चों, आप चेक कर सकते हो। ना, अब देखो सुनो, हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इस कंटेनर में एक ट्यूब लगा रखी है। इस ट्यूब के नीचे की साइड ये मैंने एक एसपीएम लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां भर रखा है मैंने एसीटोन। यहाँ क्या भरा हुआ है, एसीटोन, और उस एसीटोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक है। अब इस ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में मैंने सेलुलोज एसीटेट का 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन भर रखा है, और कह रहा है कि ऑस्मोटिक राइस 23.1 mm आ रहा है। कल बताया था ऑस्मोटिक राइस, इस हाइट को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक राइस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये कहता है कि इस सेलुलोज एसीटेट का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेलुलोज एसीटेट, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बच्चों सुनो, हमारी इक्वेशन ये है, फाई बी इक्वल्स टू एन आर टी या एन एस टी, बी ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एस टी। अब देखो ये कह रहा है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 0.2 ग्राम इन 100 ml, नहीं। तो मास पता लग गया, वॉल्यूम पता लग गया। तो पाई वॉल्यूम 100 ml है बच्चों, तो इसको मैं 0.1 लीटर ले सकता हूं। गिवन वेट 0.2 हो गया। आर एस की वैल्यू यही है, और टेम्परेचर क्या है 27 E। अब जो सबसे बड़ा दिक्कत हमें कर रही है, निकालना ये है, लेकिन हमें अभी भी पाई की वैल्यू नहीं पता। कैसे करेंगे बच्चों, देखो आपको ऑस्मोटिक राइस किसके टर्म्स में दिया हुआ है 23.1, और वो किसका गिवन है चेक करो, वो सॉल्यूशन एसीटोन ले रखा है। तो ये जो हाइट है वो तो एसीटोन की है, ये हाइट तो एसीटोन की है, और हम इस फॉर्मूले में जो ये आर की वैल्यू यूज कर रहे हैं मर्करी कॉलम की चाहिए, ऐसा मैंने कल सिखाया था आपको। तो पहले चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अपन ऐसा बोलेंगे, कल सीखा था HDG एसीटोन और HDG वो क्या मर्करी, जी तो दोनों तरफ खत्म, कांस्टेंट वैल्यू। एसीटोन के लिए हाइट कितनी आ रही है 23.1 आ रही है। इसकी डेंसिटी, जब हमने सॉल्यूशन स्टार्टिंग किया था तो मैंने एक चीज सिखाई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी बात एक ही होती है, ये सिखाया था। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो इनटू क्या कर दूं 0.8, फिर इधर हमें H ऑफ मर्करी की चाहिए, मर्करी की डेंसिटी 13.6 है। तो देखो इससे अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहां से हाइट ऑफ मर्करी देखो बच्चों ये आ जाएगी, डिवाइड लगा दो, तो ये आती है 1.36 mm आ गई, क्योंकि ये mm है देखो, तो ये अगर mm है तो हाइट इधर भी mm में ही आएगी, मर्करी की हाइट आ गई। अब
आपको एक बात पता होगा कि 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg होता है। तो आपको यहां से पाई पता लग गया, तो बताओ पाई कैसे करोगे? ये 1.36 है, 1.36 डिवाइडेड बाई 760, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुट करके अपन इस एमडब्ल्यू को निकालेंगे। वापस सुन लो बच्चों क्या बोला, देखो मैंने, देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एसीटोन ले रखा है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इस ट्यूब के नीचे एसपीएम है, एसपीएम समझते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने देता है सॉल्यूट को नहीं, ठीक है। इसमें आपने सेलुलोज एसीटेट का ये सॉल्यूशन भर रखा है 0.2% W/V, ठीक है। अब जब ऑस्मोसिस होता है तो इसकी जो ऑस्मोटिक राइज है वो इतनी आ रही 23.1 mm। तो कहता है कि आपको इस सेलुलोज एसीटेट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, तो कर लेंगे आराम से, कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे बच्चों, देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया, वही PV को सिनाटिक, तो पाई वी एन को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ST। ये पाई वी कैसे पता लगा, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब 0.2 ग्राम 100 ml में, 100 ml का मतलब लीटर में कितना हो गया, 0.1 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर वेट बताओ, वेट आपको दिख रहा है 0.2, ये 0.2 लिख दिया, फिर मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अच्छा, एस और आर की वैल्यू ये बताई थी और टेम्परेचर आपको गिवन है। अब अपन क्या कह सकते हैं बताओ, यहां से हमें पाई की वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो पाई कैसे पता करें, यहां जो हमें राइस दिया हुआ है वो तो एसीटोन का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एसीटोन के राइस को मर्करी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मर्करी के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये मैंने कल समझाया था आपको, तो एसीटोन के लिए H ये दिया हुआ देखो 23.1, डेंसिटी इसकी गिवन ये रही, G दोनों तरफ वो तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, और मर्करी की डेंसिटी ये होती, ये मेरे पास आ गया, ये mm में आया, इस mm को 760 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये पाई बन गया, इस पाई की वैल्यू यहां रखेंगे और मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल आ गया जो आप लोगों ने लास्ट स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 में पढ़ा था। तो ध्यान रखना आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें दो कंसेप्ट लगते हो, एक कंसेप्ट ये लगा और एक कंसेप्ट ये लगा, ठीक है ना, यानी इससे स्टेट ऑफ मैटर भी पूछ लिया एग्जामिनर ने आपसे और आपसे सॉल्यूशन भी पूछ लिया उसने। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ये कहता है कि एक सॉल्यूशन में 2 ग्राम पर लीटर यूरिया जो है वो प्योर वाटर में आपको कितना ऑस्मोटिक राइज देगी, कितना ऑस्मोटिक राइज देगी, ये आपको इसने बताना है आपको, ठीक है ना। तो ये कैसे बताएंगे, देखो बच्चों सुनो, ऑस्मोटिक राइज का मतलब हमें इस बार हाइट निकालनी है बच्चों, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखते हैं अपन, आपको क्या क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर मिल रहा है 2 ग्राम पर लीटर, यानी मास और वॉल्यूम मिल गया, यूरिया है ही तो मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। हमारा फॉर्मूला देखो बच्चों ये है, पाई वी इक्वल्स टू NST, ठीक है। तो पाई ये कह रहा है 2 ग्राम पर लीटर, यानी वॉल्यूम 1 हो गया, ठीक है। अब मास पता लग रहा है 2 ग्राम, तो 2, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, फिर S की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 27, ये हो गया। यहां से सोल्व करने पर ये आ रहा है 0.2
8 हमारा बच्चों। ये सोल्व करने पर हमें क्या मिल गया, ऑस्मोटिक प्रेशर मिल गया। अब हमें हाइट पूछी है, कैसे करेंगे सुनिए, हाइट निकालनी हमें। तो सबसे पहले देखो अपन हाइट ऑफ मर्करी कॉलम की बात कर लेते हैं। तो मर्करी कॉलम की हाइट तो कैसे आ जाएगी, 0.82 इंटू अपन कह सकते हैं 760 mmHg कर सकते हैं। 1 ATM में हाइट कितनी आती है 760, तो 0.82 में इतनी आ गई हाइट, आ गई ये। ठीक है, आपको हाइट किसकी बतानी है, सॉल्यूशन की बतानी है। तो बस वापस ले देके हमारा फंडा एक ही है। देखो मरकरी की हाइट आपके सामने पड़ी, मरकरी की डेंसिटी लर्न कर लो, बहुत काम आती है। जी कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ सॉल्यूशन आपको चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 1, यहां से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब ये एमएम में आ जाएगी, एमएम को अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 10 कर लेना, मीटर करना है तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। भाई ये 760 mm है, 6 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर हो सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के आपको कुछ क्वेश्चन बताए जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। तो ये हमारी पिक्चर होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरमिंगल्ड प्रॉब्लम बनने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो इस तरह से बना सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी उनको हमने बोला था नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसीपी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको मीनिंग समझते हैं कि एबनॉर्मल क्यों बोला। देखो अगर आपने 0.1 m ग्लूकोज लिया, ठीक है, तो ये 0.1 m का 0.1 m ही रहेगा, कहीं फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने 0.1 m NaCl लिया तो फाइनल सॉल्यूशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m हो गई। देखो यानी यहाँ 0.1 मोल 1 लीटर में था, ये 0.2 मोल 1 लीटर में आ गई। लिया आपने ये था और मिला आपको ये गया, चेंज हो गया ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बोलो। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से चेंज हो जाए तब ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को एबनॉर्मल बोला जाता है। जैसे ऐसा हो गया, देखो मान लीजिए 2A है और ये कंबाइंड होके 1 मोल बन गया, देखो 2 मोल और ये हो गया 1 मोल। तो आपने स्टार्टिंग में लिए कुछ और थे और मिल कुछ और गए। देखो ध्यान से सुनो, यहां जो लिए वही मिला, है ना, यानी ये नॉर्मल चीज है, जो हमने सोचा वही हुआ। हमने जो सोचा उसका अलग आया, हमने जो सोचा उसका अलग आया। तो हम जो सोचते हैं और उसका जो अलग आता है उस चीज को हम हमेशा क्या कहते हैं, एबनॉर्मली बोलते हैं। तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल हो जाएगी और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब होगी बच्चों जब ना तो डिसोसिएशन हो, ये डिसोसिएशन हो रहा है, और ना ही एसोसिएशन हो। एसोसिएशन मतलब जुड़ जाना होता है। तो ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो क्या पढ़ाया था आपको, वो मैंने पढ़ाया था एनसीपी, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। अब जो पढ़ेंगे विद एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
ठीक है ना। तो अब देखो, हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए, आपने यहां तो लिया 0.1 और यहां मिल गया 0.2, डिफरेंस आ गया ना। यहां लिया 2 और यहां मिल गया 1। तो इन दोनों का हम रेशियो लेके बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसके फैक्टर में वांट ऑफ फैक्टर, ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो वांट ऑफ फैक्टर जो आई है ये कहता है पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स थ्योरेटिकल। जैसे आपसे इस प्रोसेस में वांट ऑफ फैक्टर पूछे तो थ्योरेटिकली 0.1, प्रैक्टिकली 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाय 0.1 2 आ गया बस। यहाँ थ्योरेटिकली 2, प्रैक्टिकली 1, तो 1/2 आ गया। अब जो पार्टिकल्स हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसा बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल बोल सकते हैं। अच्छा, कल मैंने सिखाया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट के क्या होती है बच्चों, बताओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है, डेट मैंने ऑन कर दी, बताइए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल ऊपर आएगा एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं अपन, सिंपल। हम रेशियो लेके चेक करेंगे ना भाई। आप सोचिए कि आपने ये सोचा कि ये मार्कर 10 रुपए में बिक जाना चाहिए। अब हो सकता है कि ये मार्कर किसी कंडीशन में आपका 20 रुपए में बिकने लग गया। तो अब आप ये चेक करोगे ना कि यार ये जो एबनॉर्मलिटी आई ये किस रेशियो तक आई, है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में जो गुटके और हैं वो बहुत ज्यादा रेट में बिके थे, आपने देखा ही होगा, है ना। 10-10 रुपए वाला गुटका 20-20, 25-25 रुपए में बिका। तो एबनॉर्मल कंडीशन हुई ना। तो एबनॉर्मल कंडीशन हमेशा रेशियो लेके चेक की जाती है। तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स होती है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बोलो। अब देखो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब बच्चों देखो, इसमें मैं आपको फटाफट इसके 3 केस बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो वांट ऑफ फैक्टर का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जितना ज्यादा होगा ना ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स उतनी ज्यादा होंगे। भाई आई ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। पार्टिकल जब ज्यादा आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। बस सिंपल से इसको ऐसे सोच के चले आप, भाई आई ज्यादा है तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स ज्यादा है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, आपको याद करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या सिखाया था कि दो चीजें तो क्या होती है, बढ़ती हैं, और दो चीजें घटती हैं। तो बीपी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ना, ओपी तो बढ़ेगा क्योंकि पाई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधा सीधा एन के, पाई भी इक्वल्स टू एनआरटी, तो पाई और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब देखो सुनो बच्चों, सबसे पहले केस फर्स्ट लेता हूं मैं कि अपन कहते हैं नाइदर एसोसिएशन नोर डिसोसिएशन, मतलब ना तो एसोसिएट हो रहा है और ना ही डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, यानी इनको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स आपने थ्योरेटिकली लिए वही पार्टिकल्स आपको
ऑब्जर्व होंगे, स्फेरिकल एंड ऑब्जर्व पार्टिकल्स इक्वल रहेंगे। अब जब इक्वल रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में बताओ आई की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल दिया था ग्लूकोज वाला, 0.1 0.1, तो दोनों कंडीशन वही है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये भी फिर क्या आएगा, बराबर आएंगे। तो इस कंडीशन आप ये भी कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। बोलो क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ना तो एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू 1 आती है। यानी अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े उन सब के अंदर आई की वैल्यू 1 थी, है ना, आई की वैल्यू 1 आ रही थी। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ क्या, डिसोसिएशन, तो बच्चों जब डिसोसिएट होगा तो बोलो क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। जैसे देखो आपने लिया NaCl, Na प्लस और Cl, आप अगर इसका 1 मोल लेते हो तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, टोटल कितने मोल मिले आपको, 2 मोल मिल गए। बोलो मिल गए 1 मोल 2 मोल मिल गए। थ्योरेटिकली 1 था और ऑब्जर्व 2 हो रहे, तो आप बताओ आई क्या आ गया, 2/1, यानी आई आया ग्रेटर देन 1। जब आई ग्रेटर देन 1 आया तो बोलो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल। ये बात सही, एकदम सिंपल सी बात है। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका उल्टा आएगा, आएगा ना, आएगा बच्चों। सोचिए जो मॉलिक्यूलर वेट NaCl का है वो सिंगल Na या सिंगल Cl का तो नहीं हो सकता ना, इसका पूरे का है 58.5, इसका सिर्फ 23, इसका सिर्फ 35.5, तो 23 भी 58.5 से छोटा है और 35.5 भी 58.5 से छोटा है। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, आसान सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखो डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो तो 1 हुआ, डिसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो आई अपना आप ही बढ़ ही गया, सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें तो। अब देखो सुनो, अब बात करते हैं केस थर्ड, इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, एसोसिएशन जैसे देखो आपने एसिटिक एसिड की 2 मोल लिए और इनको अगर मान लीजिए बेंजीन में डालो तो ये इस तरह से एसोसिएट हो गए। ये किस बॉन्डिंग से एसोसिएट हो रहे हैं बताओ भाई, किस बॉन्डिंग से एसोसिएट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रहे हैं। अब चेक कीजिए, इधर 2 मोल है, इधर अब एक पूरी यूनिट बन गई 1 मोल की ना, तो आप बताइए इधर से इधर जाने पर पार्टिकल्स क्या हुए, ड्रॉप डाउन हुए। जब पार्टिकल्स कम होने लग गए, कॉमन सी बात है कि आई भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो देखो बच्चों अगर अपन बोले आई, इस कंडीशन में हो क्या रहा है, पार्टिकल्स जो आपके ऑब्जर्व हैं, जो पार्टिकल्स थ्योरेटिकल है, तो ऑब्जर्व पार्टिकल्स कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ये 2 मिले 1 ही रहे, तो बोलो क्या हो जाएगा, आई आएगा लेस देन 1। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व जो होगी वो थ्योरेटिकल से कम होगी। इस बार
मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ना वो ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है भाई। ये एक मार्कर है, मान लो 20 ग्राम का है, इसको एक और जोड़ दिया, अब इस पूरी यूनिट का वेट 40 ग्राम आएगा ना। एसिटिक एसिड के एक मोल का मास 60 होता है, आपस में जुड़ गए तो कितने का आ जाएगा बोलो? 120 आ जाएगा, है ना? समझ में आ गया? तो बच्चों यहां से ये क्वेश्चन आता रहता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, ना एसोसिएट ना डिसोसिएट, नॉर्मल कंडीशन, जो मैंने सोचा वही हुआ। नॉर्मल कंडीशन में तो रेशियो में समझ नहीं आएगा ना, ठीक है? सोचा आपने 10 रुपए और मिले भी 10 रुपए, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट का मतलब आप समझने लगे होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, बेटा बेंजीन सॉल्वेंट है सिर्फ, यहाँ पे बेंजीन सॉल्वेंट और कुछ नहीं, डिसॉल्व तो करेंगे ना। तो हमने क्या बोला कि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो आई बढ़ जाएगा, क्योंकि आई एग्जैक्टली है क्या? आई पार्टिकल्स के नंबर को तो बता रहा है, ठीक है? और अगर एसोसिएट हो गया तो पार्टिकल्स ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो आप एक बात बताइए, क्या आई की वैल्यू 0 हो सकती है? आई की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 कैसे हो सकती है बच्चों? 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? 0 नहीं हो सकता कभी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी नहीं हो सकता। आप चेक कर लो कैसे 0 लाओगे भाई। आई का फॉर्मूला क्या है? पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय पार्टिकल्स थ्योरेटिकल। तो 0 तब आएगा कि ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स 0, ऐसा तो कैसे हो सकता है? या ऑब्जेक्ट आपके जो थ्योरेटिकल पार्टिकल्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो 0 नहीं आएगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूट की है या सॉल्वेंट की है? ये किसकी है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की है ना? सिर्फ सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट की नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट की नहीं होती, है ना? तो अब देखो बच्चों सुनो, इसका मतलब अगर अपन ऐसा बोले, देखिए हमने ये बोला, देखो आई का फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल। हम ऐसा बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज हमें पाई ऑब्जेक्ट लिखना है, तो थ्योरेटिकली तो हम कहते थे पाई ऐसा था CST, लेकिन अब अगर डिसोसिएट और एसोसिएट हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो आप सुनो बच्चों, फॉर्मूला ये था हमारा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब देखो जो चेंज हो रहे हैं वो सॉल्यूट के मोल चेंज हो रहे हैं, तो अगर मैं इस सॉल्यूट के मोल को आई से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो होगा ना, चेंज तो सिर्फ इसी को ही करना है। अब बताओ, अगर डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा तो I1 होगा, तो जो अभी तक हम फॉर्मूला यूज ले रहे थे वो बन जाएंगे ना। I1 रखो, तो ये तो फॉर्मूला बना था पाई इक्वल्स टू NH3, ठीक है? अब I अगर ज्यादा होगा कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपना आप ही मामला सेट हो जाएगा। अब देखो डेल्टा TB ऑफ Z, तो देखो क्या करोगे, I KB इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप। अब देखो डेल्टा TB KB, मोलैलिटी बच्चों की होती है, ये होती। तो देखो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहे, तो पार्टिकल्स इसी के चेंज हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई किसी को करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो डेल्टा TF ऑफ Z क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू
मोलैलिटी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जो अभी तक आपने फॉर्मूला यूज किए ना, उसमें आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा। अब देखो, जहां हमसे गलती होने के चांसेस है वो यहां, देखिए ध्यान दीजिए, यहां क्या दिक्कत होती है कि सॉल्यूट के मोल्स भी है एंड सॉल्वेंट के भी है। कई बार बच्चा पूरे को मल्टीप्लाई कर देता है, देखो इस तरह से, तो ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, ये तो नहीं करना। कैसे करेंगे अपन इसको, ध्यान दीजिए। सॉल्यूट के मोल ये है और ये है, तो इसका जो सही बनेगा वो ये बनेगा आई इंटू एन ए, आई इंटू एन ए, और ये एन बी ऐसे। एन बी को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, एन बी सॉल्वेंट है बच्चों, है ना, और सॉल्वेंट कभी डिसोसिएट एसोसिएट थोड़ी होता है, वाटर थोड़ी हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे, ठीक है ना। तो बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है ना। फिट कर लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, के बी के एफ ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, हमेशा बेटा नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम हो। देख बेटा सुन, सपोज मान लो मोल्स ऑफ मैंने आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया सपोज, ठीक है, और ये दे दिया आपको, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया कि Na2 है और Nb3 है। अब इस कंडीशन में तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या नेग्लेक्ट, इस कंडीशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वो तो बेटा डिपेंड करेगा क्वेश्चन में डाटा क्या है, क्वेश्चन में डाटा क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको, उस टाइम में बताऊंगा वापस आपको। अब देखो, अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो ये तो कंफर्म हो गया, बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है, एक रेशियो है, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल पार्टिकल्स। ये समझ में आ गया। अब समझो बच्चों इसको, इस कंसेप्ट को। देखो बच्चों सुनो, मैंने बोला ए से एन मोल ऑफ बी मिल रहे, ए से एन मोल ऑफ बी मिल रहे। इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसकी 1 है, इसकी n। तो देखो अगर मैं बोलूं कि मैंने इनिशियली इसका 1 लिया, ये 0 है। अब देखो मैं कह रहा हूं आफ्टर डिसोसिएशन, अब जब डिसोसिएट हो गया, मैं कहता हूं मान लीजिए इसके अल्फा जा रहा है, इससे अल्फा जा रहा है। अब देखो बच्चों 1 से बनता है n, तो 1 से अगर n बनेगा तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा से कितना बनेगा,
एन अल्फा बन जाएगा ना, एन अल्फा बन गया, ठीक है। तो अब देखो यहां से अपन कह सकते हैं कि ये तो कौन से पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये तो पार्टिकल्स आ जाएंगे थ्योरेटिकल, और ये कौन से पार्टिकल्स आ जाएंगे, ऑब्जर्व आ जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल और ये ऑब्जर्व, देखो थ्योरेटिकल है 1 + 0 और ये हो गए 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, जोड़ दूं मेरा। यहां से देखो अगर मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 + अल्फा n-1, सिंपल सी बात है, बोलो। अब बताओ अगर आपको इसके लिए क्वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो ऑब्जर्व पार्टिकल्स हैं 1 + अल्फा n-1 डिवाइडेड में, तो ये फॉर्मूला आ गया 1 + अल्फा n-1, ये आ गया। बोलो अगर आपको अल्फा सोल्व करना हो तो क्या हो जाएगा बताओ, i-1 अल्फा n-1, तो अल्फा आ जाएगा i-1 अपॉन n, ठीक है, ये आता है। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ n है क्या, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, इसके 1 मोल से कितने मोल आपको पार्टिकल मिल रहे हैं, यानी n है moles of particle which are produced by 1 mole of solute, है ना। क्या बोला, जैसे देखो सुनो, अगर मैं बोलूं NaCl है, अगर मैं बोलूं CaCl2 है, अगर मैं बोलूं Ca3PO4 की होल ट्वाइस, तो देखो है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए, एक से कितने मोल मिल रहे हैं, 2, तो n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ कितने हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 5 हो गए, समझ में आ गया। तो n क्या है आपके, एक मोल से आयोनाइज करने पर कितने मोल मिले। अब बताओ जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं AX और BY, बताइए इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, AX और BY, ये कॉमन सी बात है, ये जो नीचे नंबर लिखे थे ना यही तो होते हैं, यही तो होते हैं। देखो जैसे 1 1 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। तो बोलो इस केस में n आ जाएगा x + y, ये इरिटेबली माया क्वेश्चन है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए 1 + अल्फा n-1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आगे, फॉर्मूला दिमाग में फिट करें फटाफट। फॉर्मूला हमारा आई का ये है 1 + अल्फा n-, ठीक है, 1 + अल्फा n-1, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो जैसे अपन ये लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए इसमें n की वैल्यू 5 आ गई, दिक्कत ही नहीं, और यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो ओवरऑल 5 मोल मिल रहे हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले मैं बोलूं अल्फा है मान लीजिए 25%, तो 25% का मतलब हो गया 0.25, 0.25 होगा बच्चों। तो देखो आई कैसे निकालेंगे, 1 + 0.25 5 - 1, तो ये 4 रहेगा, 4 × 0.251, ये कितना आ गया 2 आ गया, सही है। अब देखो अल्फा अगर 50% हो और ये क्या हो जाएगा 0.5 हो गया, तो इस कंडीशन में आई 1 + 0.5, देखो बच्चों ये 3 आ रहा है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं
ये 75% हो जाए, ये हो गया 0.75, तो आई 1 प्लस हो गया ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं 100% कर दूं तो इसका मतलब 1 हो गया। तो देखो 1 प्लस 1 5, ये एक बात समझ लीजिए कि जब भी अल्फा बढ़ रहा है तो आई की वैल्यू बढ़ रही है। देख लीजिए हम, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं कि वांट ऑफ फैक्टर will increase with the increasing degree of dissociation. डिसोसिएशन की डिग्री बढ़ाते जाओ, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ता जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है ना? अब एक बात सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये बोल ही नहीं रहा कि अल्फा क्या है, अगर अल्फा कुछ नहीं बोले तो हम क्या करेंगे बताओ? फिर हम ये मानेंगे कि वो 100% आयोनाइज हो रहा है, फिर हम ये मानेंगे कि वो 100% आयोनाइज हो रहा है। अगर अल्फा स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उसको 100% मान के ही सोल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, देखो इस फॉर्मूले में समझना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, i = 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अगर मैं कहता हूं अल्फा 100% मतलब 1 है, तो बताओ i क्या लिखोगे? 1 प्लस 1, ये लिखा मैंने, बोलो इसको सोल्व करेगा तो 1 प्लस क्या हो गया n माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया ये। तो बताओ i किसके इक्वल आ गया? n के इक्वल आ गया। तो जब भी आपको अल्फा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं हो तो अल्फा 100% मानना है, और उस कंडीशन में i n के इक्वल आएगा। देख लो 100% है ना, i कितना आया है? 5 आया, चेक कर लो आप, और n 5। ये बड़ी काम की बात बोली है मैंने, बहुत काम आने वाली है, ठीक है? अब देखो बच्चों, ये हमने सारी बातें की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। अब अपन बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इससे पहले डिसोसिएट की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं एसोसिएट की। तो समझते हैं चलिए, मान लो ये n मोल्स ऑफ A है और ये कंबाइंड होके AN बन गए। अब स्टोइकियोमेट्री समझ लीजिए, आगे जो लिखे होते हैं वो मोल होते हैं, तो इसके n मोल है और इसके 1 मोल। ये तो सबको समझ में आता है, पढ़ाई 11th में। मान लीजिए इनिशियली मैं ये बोल दूं इसका 1 मोल है और इसका 0 है, तो आफ्टर एसोसिएशन, ध्यान रखना अब नाम चेंज हो जाएगा ना, पहले डिसोसिएशन था अब एसोसिएशन है। सुनिए, 1 में से अल्फा जाना, अब समझो बच्चों, बताओ इसके n मोल से कितना बन रहा है? n से बन रहा है 1, तो 1 से बनेगा 1/n, अल्फा से बनेगा ये बनेगा क्या? कॉमन सी बात है, n मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 से ये बनेगा तो अल्फा से ये बनेगा, ठीक है? तो बोलो अल्फा बन गया, आ गया। ये पार्टिकल्स थ्योरेटिकल हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, पार्टिकल्स थ्योरेटिकल 1 + 0 ये 1 हो गए। पार्टिकल्स ऑब्जर्व की बात करें तो 1, इनको जोड़ दूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तो देखिए 1 + अल्फा। देखो उस और इस फॉर्मूले में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, वहां था 1 + अल्फा, क्या था क्या था
n-1 और यहाँ क्या देखो, यहाँ देखो क्या है 1/n-1। याद हो गया फिर तो मेरे हिसाब से आसान सी बात है। 1 + α(n-1) और अब है 1 + α 1/n-1। सिंपल सी बात है ये तो अब देखो अगर i आपको लिखना है तो 1 + α ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1। इसको सोल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं तो i-1 और नीचे आ जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। बस छोटा सा चीज ध्यान रखो, डिसोसिएशन में n आ रहा है और एसोसिएशन में 1/n आ रहा है। डिसोसिएशन n, एसोसिएशन 1/n है ना, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, अब यहाँ n क्या है, यहाँ बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है। तो जो यहाँ नंबर लिखा होगा ना वो n होगा आपका, ठीक है ना। तो कैसे, देखो समझते हैं। जैसे सपोज मुझे ये लिखा मेरा PA से A3, तो इसको बोला जाएगा ट्राइमराइजेशन। क्या बोलेंगे, ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन क्यों बोला, देखो 3 पार्टिकल है तो इस केस में N3 होगा। मान लीजिए मैंने ये लिया तो N4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, टेट्रामराइजेशन 2A, ये बन गया A2, ये हो गया डाइमराइजेशन। सही है, बोलो समझ में आ गया। तो डाई ट्राई टेट्रा समझ में आ गया। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। ये क्लियर है सबको। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसी को लेते हैं और मान लीजिए पहले केस में मैं कहता हूं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लो 50% है, सपोज 50% है। तो देखो आई कैसे निकलेगा, 1 + अल्फा ऐसे निकलेगा बच्चों, फॉर्मूला जिंदाबाद है हमारा ये। तो 1 + 0.5, ठीक है। अब बताओ n क्या लूं यहां पर, डाइमराइजेशन में n क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 1/2 माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों 1, ठीक है। ये देखो क्या बचा, ये बच रहा है आपका -12, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, सोल्व कर सकते हैं अपन। बोलो ये सबको समझ में आया, आ गया। तो अब बताओ कितना आया, 0.75 आया। आई की वैल्यू कम आ रही है ज्यादा आ रही है, लेस देन 1 आ रही है या मोर देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। अच्छा आनी चाहिए क्या, आनी चाहिए क्या, क्यों आनी चाहिए, एसोसिएट हो रहे हैं है ना बच्चों। अब देखो सोचो, अगर मैं कहता हूं कि अल्फा मान लो 25% है, अब बताओ, अब अल्फा 25% है तो क्या आएगा, अब बोलो अल्फा 25% है तो आई कितना आया, कितना आया बच्चों, देखो 1 + 0.25, 1/2 -1, तो 1 - 0.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 0.87 आएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इस अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं है ना, तो अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये 25% ये 50% है। अल्फा जैसे से बढ़ रहा है, देखो आई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। देखो यहाँ आई और यहाँ आई, देखो देखो डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों अपोजिट प्रोसेस है बच्चों। डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपोजिट प्रोसेस है। डिसोसिएशन में आई बढ़ा था तो इसका मतलब अल्फा भी बढ़ा था, मतलब अल्फा अगर बढ़ रहा है
तो वहां आई बढ़ रहा था। यहां अगर अल्फा बढ़ रहा है ना तो आई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लीजिए अल्फा आपका 100% आ जाएगा, अब बताओ अल्फा अगर 100% आ जाए तो 0 कैसे आ जाएगा? हाँ 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। यानी देखो इस कंडीशन में आई क्या आएगा, 1/n आएगा। चेक कर लो, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में 1 रखते हो तो सोल्व करोगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/n आएगा ना, सिर्फ 1/n आएगा ना, आएगा ना बच्चों। तो पिछली बार क्या आया था, पिछली बार क्या आया था, i इक्वल्स टू n, और अब क्या आया है 1/n। याद रहेगा? छोटा सा डिफरेंस है बट मेरे हिसाब से सिंपल है, दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं तो अपोजिट को रेसिप्रोकेट करके करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान देना वापस मैं क्या कह रहा हूं कि जितने पार्टिकल्स बढ़ते हैं आई बढ़ता है, आई जितना ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा। लेकिन पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब आई बढ़ रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा और वेपर प्रेशर भी कम आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतना ही करते हैं। अब सुन लीजिए बच्चों,